में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी, हेल्थ इश्यू भी देखने को। हाँ दीदी, आप चालू कर दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हाँ जी, धन्यवाद। मेरी आवाज वैसे ठीक से आ रही है ना? हाँ ठीक मैडम आ रही थोड़ी है। सी आवाज कम है, थोड़ी सी जोर से बोलिए आप। हाँ हाँ जी, थोड़ा मैं सा ट्राई हल्की सी कम। करूंगी। ओके, अभी हाँ अब ठीक से ठीक है। आ रही है? अब ठीक है। हाँ अब ओके। ठीक है। हाँ अब ठीक है। ये हाँ जो विषय, जी, ये जो विषय है मेनोपॉज, वो ज्यादातर हम लोग स्त्री के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अ, अवस्था हम बोले या शब्द बोले, वो स्त्री के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार पे भी इसकी असर पड़ती है और समाज पे भी इसकी असर पड़ती है। अ, एक लड़की होती है छोटी सी, जब पहली बार उसका मासिक शुरू होता है, उससे पहले बहुत ही अल्लड़ जैसे स्वभाव वाली होती है। उसको अपने शरीर के बारे में, अपने विचारों के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं होता। और जब उसका मासिक यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो, तब धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आते हैं और उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आते हैं। जैसे कि वो शांत होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, मतलब उसमें परिपक्वता आने लगती है। और उसका हंसना खेलना एक लिमिट, ऑटोमेटिक ही शारीरिक चेंजेस के साथ वो होने लगता है। अब शुरुआत में जब मासिक धर्म शुरू होता है, तो हर लड़की, हर स्त्री घबरा जाती है, क्योंकि उसके शरीर में आए हुए चेंजेस को वो समझ नहीं पाती। लेकिन फैमिली का सपोर्ट, जो भी हमारे आसपास की स्त्रियां रहती है, वो उसको सतत उसको गाइडेंस देती है कि ये चेंजेस नॉर्मल है, ये अच्छी चीज है। और धीरे धीरे उसके साथ वो सहज हो जाती है। अब ये चीज 20-30 साल तक, 40 साल तक, किसी की 45 साल तक सहजता से चलती है। महीने महीने इसकी माहवारी रहती है। और अचानक से फिर धीरे धीरे ये बंद होना शुरू हो जाती है। और जैसे पहले जब मासिक शुरू हुआ था और वो लड़की जैसे घबराई हुई थी, वैसे ही जब मासिक खत्म होता है, तो हमारी जो एक सहजता बनी हुई है, वो धीरे धीरे हमारा मन घबराता है कि मेरे शरीर में ये क्या हो रहा है। ये चेंजेस अगर शुरू हो गए हैं, तो मुझ में अब गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। तो यही डर धीरे धीरे, और साथ में बहुत सारे आसपास के वातावरण, शरीर में हो रहे फिजिकल चेंजेस, हमारे हार्मोनल के इनबैलेंस, वो सारे इतने हावी हो जाते हैं कि इस परिस्थिति को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर मेनोपॉज के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है। मैं जब भी मेरे पास कोई भी आता है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि ये सहज है। मतलब हर स्त्री के जीवन में ये दौर आता है, ये प्राकृतिक चीज है, इसको स्वीकारें। जितना वो आप उसको, उसका स्वागत दिल से करेंगे, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। हम मेनोपॉज को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, और जहां भी प्रॉब्लम होता है, तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, एक एक नेचुरली प्रोसेस है, जिसको समझने की बहुत जरूरी है। अब ये मेनोपॉज क्या है, उसके साथ क्या होता है, स्त्रियों को भी पता नहीं होता और उसके परिवार को भी पता नहीं होता। स्त्री के साथ साथ परिवार को भी इसकी माहिती होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मेनोपॉज शुरू होने से पहले का जो स्टेज होता है, वो प्री मेनोपॉज, यानी कि आपका जो मासिक है, वो धीरे धीरे इरेगुलर होने लगता है। और आपकी एज भी होने लगती है, जैसे कि 40 के आसपास आपकी एज हो गई, आपका मासिक इरेगुलर होने लगता है, तो उसको प्री मेनोपॉजल कंडीशन, प्री मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद पेरीमेनोपॉजल, यानी कि आपके मासिक में धीरे धीरे इरेगुलरिटी के साथ बंद होने लगता है। और दूसरा, मूड चेंजेस भी आपको देखने को मिलता है। और फिर
12 महीने तक मासिक बंद हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि मासिक इरेगुलर हो जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर से शुरू हो जाता है, तो उसको मेनोपॉज़ नहीं बोलते। 12 महीनों तक अगर आपका मासिक बंद रहे, 1 साल तक मासिक ना आए, तो फिर वो आपका मेनोपॉज़ हो गया। ये आपकी मेनोपॉज़ कंडीशन है। अब जब मेनोपॉज़ आता है, तो उससे पहले की, जैसे मैंने बोला कि प्री मेनोपॉज़ या पेरी मेनोपॉज़ कंडीशन होती है, उसके साथ शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्यों चेंजेस होते हैं? क्योंकि स्त्री में सबसे ज़्यादा भाग जो रहता है स्त्री के जीवन का, वो है हार्मोन्स। जो हमारा मासिक आना, हमारा जो शरीर में जो बीज हो बनना, जिसको ओवम बोलते हैं, स्त्री बीज बनना, उसका रिलीज़ होना, कंसीव होना मतलब प्रेगनेंसी रहना, प्रेगनेंसी के बाद की जितनी भी क्रियाएँ हैं, जो भी रहता है, जैसे स्तनपान से लेके जितनी भी है, वो हार्मोन के साथ जुड़ी हुई है। अब यही हार्मोन्स के अंदर थोड़ी-सी गड़बड़ी शुरू हो जाती है और हार्मोन्स हमारे इमोशन के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, रोना आना, कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत सारा उत्साह भरा रहे। ये सारी चीज़ जैसे हम मूड जिसको बोलते हैं, हम इमोशन यानी कि भावना जिसको बोलते हैं, वो भावना हमारी हॉर्मोन्स के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपकी भावना अ, अच्छी या बुरी रहती है, तो वो आपके हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस या बैलेंस के ऊपर रहता है। ज़्यादातर स्त्री बहुत ही भावुक रहती है। पहले से ही स्त्री में जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी या लाग्निशीलता पहले से ही रहती है। स्त्री लाग्निशील होने का रीज़न यही है कि उसमें हार्मोन्स ज़्यादा बात करते हैं। जब स्त्री पहले के जैसे कि उसकी एज हो 20-22 से लेके 30 तक की, 35 तक की, तब तक बहुत ही सहनशील रहती है, बहुत ही सुलझी हुई जिसको बोलते हैं रहती है और अचानक से जब मेनोपॉज़ शुरू हो जाए तो चिड़चिड़ी हो जाना, गुस्सा करना, रोना, छोटी-छोटी बात को बड़ा रूप दे देना, बच्चे अगर घर से बाहर गए हैं तो बार-बार कॉल करना, वो घर पर क्यों नहीं पहुँचे हैं, कुछ हुआ नहीं होगा ना, एक डर रहना, इनसिक्योरिटी रहना, ये सब अचानक से शुरू हो जाता है और फैमिली को लगता है कि ये पागल हो गई। ये कुछ चीज़ नहीं है उसे ज़्यादा बता रही है। ये पूरे दिन खिच-खिच कर रही है, खिट-खिट कर रही है, परेशान कर रही है, इतना गुस्सा अच्छा है नहीं अच्छा है शरीर के लिए। फैमिली को भी बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्त्री को रसोई करना नहीं अच्छा लगता, घर में काम का जो मूड नहीं आता। ये सब उसको नॉर्मली होते हैं और उसको ये जो चीज़ हो रही है उसका भी उसको गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और फैमिली उसको समझ नहीं पाती, खासकर बच्चे और पति। क्योंकि एक समय ऐसा था, ज़्यादातर ये चीज़ हाउसवाइफ को बहुत देखने को मिलती है कि अ हाउसवाइफ को ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि अम, जैसे शुरुआत में पूरा दिन उसकी अपनी जीवन की शुरुआत उसने घर को ठीक करने में सबके भले के लिए लगाए होते हैं और फिर जब वो जाता है मीन्स 40 की एज आती है, स्थिति होती है कि पति अपने कार्य के लिए बाहर जाता हो, उसका करियर सेट हो गया, बच्चे स्कूल में से कॉलेज में चले गए हो और बच्चा अपना एक ज़ोन होता है। अब वो माँ के साथ इतनी कन्वर्सेशन भी नहीं करते या वो अपनी लाइफ में हो है कि माँ के लिए टाइम नहीं होता। क्या होता को बहुत अपन में होता है। उसे लगता है कि मैंने घर के लिए इतना किया, मुझे कोई देख नहीं, मेरा कोई ध्यान नहीं रहा रख हेलो, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। अ,
धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे चेंजेस के साथ आसपास का वातावरण भी रहता है जो उस पर अफेक्ट करता है और इसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यानी कि जैसे पंछी माला बनाता है, नेस्ट यानी कि माला, और वो खाली हो जाए अचानक से, तो इसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यानी कि इस तरीके की भावनाएं शुरू हो जाती है। ये भावना अगर स्त्री खुद समझे और फैमिली भी उसके साथ सपोर्ट में रहे तो बहुत मददरूप रहती है। ज्यादातर मेनोपॉज में स्वीकार भाव नहीं देखने को मिलता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं ही। मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उनको यही डर था कि अब मेरी एज हो गई और मेरा मेनोपॉज़ल शुरू हो गया है, तो मुझे उसको रोकना है, मुझे मेनोपॉज नहीं लाना है, मुझे अपना मासिक स्राव चालू ही रखना है, तो आप ऐसी दवाइयाँ दें। तो स्त्री बहुत इनसिक्योर हो जाती है इस चीज के लिए, तो इसके लिए बहुत ही समझदारी से काम लेने की जरूरत रहती है फैमिली को। ज्यादातर अगर जो लोग वैद्य वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह है, या जो लोग काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ये देखने को मिलता है। अभी एक नई प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, मतलब आपकी एज ना हो और उससे पहले मेनोपॉज देखने को मिलता है। बहुत सारी, जैसे हम अभी देखते हैं कि बहुत सारे जो पाक रहते हैं खेती-बाड़ी में, बहुत सारे जंतुनाशक, कीटनाशक वगैरह डालने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। साथ में पैकेट फूड बाजार में मिलते हैं, तो ये जो पैकेट फूड रहते हैं, तो उसमें रहे प्रिजर्वेटिव, कलर्स, उसको स्वाद लाने के लिए बहुत सारे एडिटिव डालते हैं उसमें। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस और शरीर में ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि शरीर जो मेनोपॉज 40 या 45 के बाद आना चाहिए, वो 35 के एज में देखने को मिलता है। अब क्या होता है, इससे आपकी मेनोपॉज़ल कंडीशन जल्दी होने की वजह से अ, छोटी उम्र की स्त्रियों में भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि उनको भी मेनोपॉज़ की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे भी, ये जैसे मैंने बोला कि ये फूड बहुत उसमें अफ़ेक्ट करता है। फिर ये कई लोग, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, इस वजह से बच्चेदानी निकाल देते हैं। कई-कई जगह पर बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ऐसा है कि अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। इसी डर के कारण बच्चेदानी और साथ में जो ओवरीज़ रहती है, जिसको अंडकोश बोलते हैं, उसको भी निकाल देते हैं। तो इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और मेनोपॉज़ देखने को मिलता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि 50 या 55 के बाद मेनोपॉज़ कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये बहुत डिले मेनोपॉज़ इसको बोला जाता है। और मेनोपॉज़ जैसे कि शुरू हो गया है, 12 महीने उसके हो गए हैं, अभी भी आपका मासिक नहीं आया है और उसके बाद फिर से अचानक से मासिक शुरू हो जाए, तो आपको जाँच करवानी बीच-बीच में चाहिए। क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद अगर जो मासिक शुरू हो जाता है 12 महीने के बाद, तो जाँच करवानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई-कई बार अगर आपके जो गर्भाशय है, बच्चेदानी है, उसमें कोई खराबी देखने को मिलती है या कैंसर वगैरह देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से भी ये रहता है। तो मेनोपॉज़ के साथ-साथ ये चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छा पोषण नहीं देते। हम लोग स्त्री को पोषण कब देते हैं, जब वो गर्भावस्था में होती है। लेकिन अगर बच्ची छोटी हो, उसी वक़्त अच्छा भोजन उसको दिया जाए, उसके हार्मोन्स ठीक हो गए, तो उसका मेनोपॉज़ आएगा तो वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी, क्योंकि शारीरिक उसको समस्या इतनी नहीं आएगी अगर आपने अच्छा भोजन लिया हो। अगर भोजन में पोषण नहीं होगा, तो आगे जाके प्रॉब्लम रहेगी। ज़्यादातर स्त्रियाँ वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइटिंग करती है, भूखा रहना, खुद को स्टार्वेशन पे ले जाना या भूखमरी की स्थिति में जिससे वेट कम हो। तो धीरे-धीरे क्या होता है, इस तरीके के बहुत सारे बार-बार करने के कारण शरीर में पोषक द्रव्य कम हो जाते हैं और जब मेनोपॉज़ आता है,
तो चिड़चिड़ापन है या शारीरिक समस्या, जैसे कि मेनोपॉज़ में आपको देखने को मिलेगा कि बीपी बढ़ जाता है, बीपी की समस्या आ जाती है, डायबिटीज़ देखने को मिलता है। फिर हार्ट की कंडीशन, हार्ट डिसीज़ भी देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है। फिर घुटने हैं या कमर है, उसमें जो हमारे हड्डियाँ हैं वो घिस जाती है, क्योंकि पोषण अच्छी तरीके से नहीं मिलता। एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। शरीर में जो स्त्री के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, वो उसकी कमी के कारण जो हमारा कैल्शियम है, उसकी कमी देखने को मिलती है और हड्डियाँ धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। दूसरे, जैसे योनि मार्ग है, उसमें चिकनाई कम हो जाना, तो वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलता है और बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होना, वजाइनल इन्फेक्शन होना देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्या के साथ देखने को मिलती है। दूसरा एक बहुत इरिटेटिंग सिम्पटम्स मेनोपॉज़ में देखने को मिलता है कि हॉट फ्लशेस, यानी कि अचानक से मुँह पे गरम-गरम लगना और इतना गरम-गरम लगना, पसीना आने लगना कि वो जो स्त्री होती है वो बेचैन हो जाती है। ऐसे ही नाइट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि आप रात को सोए हो और अचानक से उठ जाना पड़ता है और पूरा शरीर गरम-गरम फ़ील हो या फेस पे आपको हॉट फ्लशेस यानी कि गर्माहट महसूस हो और फिर आपकी नींद इतनी उड़ जाती है, आपका इरिटेशन बढ़ जाता है। और इसी वजह से अनिद्रा देखने को मिलती है, यानी नींद अच्छी न आना, मन में विचार चालू रहते हैं, इसीलिए भी नींद गड़बड़ी होना, एंग्जायटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कि छोटी-छोटी बात की चिंताएँ बढ़ जाती है। तो ये सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स मेनोपॉज़ में देखने को मिलते हैं। इसीलिए देखने को मिलते हैं कि हम अच्छा पोषण नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी दादियाँ होती थी, उनको उनको मेनोपॉज़ जब आता था तब किसी को पता ही नहीं चलता था और इज़िली चला जाता। क्योंकि उस वक़्त खान-पान और लाइफ़स्टाइल जीवन शैली इस तरीके की होती थी कि स्त्रियों में इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को कम मिलते थे। अब ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेनोपॉज़ के बारे में हमने अब जान लिया, तो अब इसका निवारण कैसे करें? क्या कर सकते हैं इसके लिए? पहले तो अपनी फैमिली से खुल के बात करें कि मेरे साथ इस तरीके की चीज़ हो रही है। आप चाहे तो कोई आपके फैमिली फिजिशियन या कोई भी ऐसा वैद्य हो, जो आपका करीबी हो, उसके साथ बातचीत कर फैमिली के साथ बैठकर इसको समझने की कोशिश करें। फिर आहार है। अब ये जो आहार रहता है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग बजाता है। अ, ज़्यादातर पोषण युक्त आहार जैसे कि प्रोटीन युक्त आहार अगर अच्छी तरीके से जाएगा, अच्छा प्रोटीन जाएगा तो ये हेल्प करेगा। हमको ऐसा है कि हमारे भारतीय भोजन में प्रोटीन है ही नहीं, इस तरीके की एक बात हमको बताई जा रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारी जो भारतीय भोजन की थाली है, वो परफेक्टली वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई है। तो अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपको जितना शरीर में ज़रूरी है, उस तरीके से आपको प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप भारतीय परंपरा के अनुसार थाली बनाकर खाएँ, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल और दही या छाछ साथ में लें और ये सारी चीज़ों के साथ घी का उपयोग करें। जैसे रोटी बिना घी के खाने का जो सिस्टम है, वो छोड़ दें। गाय का शुद्ध घी उसमें डालकर खाएँ। अब ये सारी चीज़ क्या करेगी, तो आपके शरीर में जो ज़रूरी एमिनो एसिड है, जो प्रोटीन है, वो आपके हॉर्मोन्स या एंजाइम शरीर में बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में शरीर के बहुत सारे स्ट्रक्चर, अब जो घी है, वो आपकी जो धम शरीर की जो धमनियाँ रहती है, जो वेन्स या आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो खून ले जाती है या खून जिसमें बहता है, उसके अंदर अगर वो हार्ड हो जाए या उसके अंदर अगर चर्बी जम जाती है, तो वो हार्ट की कंडीशन होती है। अगर आप देसी गाय का घी खाएँगे, तो वो जो अंदर की जो हार्डनिंग होती है अंदर या उसका चर्बी जमा होगा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा। तो आपके हृदय के लिए भी घी बहुत ही अच्छा है, गाय का देसी घी। फिर
हम जो दाल चावल वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है। तो विटामिन ए, डी, ई और के एक ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, जिसको हम कच्चा खाए, जैसे कच्ची सब्जियां खा ले, तो वो हमारे शरीर में चला जाएगा, लेकिन उसका पाचन होने के बाद हमारे जो अंतड़िया है उससे उसका शरीर में एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। और अच्छी तरीके से अगर एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो हमको ए और ई नहीं मिलेगा। अब विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में जितनी भी स्राव करने वाली ग्रंथि है उसको ठीक करता है। जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलती है, योनि मार्ग में शुष्कता जो देखने को मिलती है, अगर आपके शरीर में विटामिन ए ठीक तरीके से जाएगा, गाय का घी ठीक तरीके से जाएगा, तो धीरे धीरे अपने आप ही वो शुष्कता कम होती जाती है और आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम देखने को मिलते हैं। विटामिन ई जो है वो आपके जो त्वचा शुष्क रहती है, और विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम रहेगी तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए उसको ठीक करने के लिए, तो ये अगर जाएंगे साथ में तो वो उसको ठीक करने में मदद करेंगे। दूसरा, विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण भाग बचता है मेनोपॉज में। अब ज्यादातर विटामिन डी की कमियां स्त्रियों में देखने को मिलती है। हम समझते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डी के लिए ही हमको चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अगर विटामिन डी होगा तभी शरीर में से होता है और हड्डियां मजबूत रहती है। बाकी आप जितना भी कैल्शियम खाओ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो विटामिन डी कैल्शियम के लिए तो जरूरी ही है, लेकिन बहुत सारी क्रियाएं के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। खासकर जैसे हमारे देखने को मिलता है कि मेनोपॉज के जो कंडीशन रहती है उसमें सिर दर्द रहता है और शरीर पूरा बदन थका थका रहता है, शरीर दुखता है, हड्डियां दुखती है। तो जो विटामिन डी अगर आपका ठीक से जाएगा तो हड्डियों में जो दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि मसल्स के काम करने के लिए भी विटामिन डी चाहिए। आपकी थायराइड ग्रंथि का अच्छी तरीके से काम करने के लिए भी विटामिन डी चाहिए। तो अगर साथ में विटामिन डी जाता है तो साथ में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो भी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी। तो मेनोपॉज के दरमियान आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती है वो नहीं होती। कैल्शियम के स्रोत जो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि जैसे दूध खा लिया या दही खा लिया तो वो हो जाता है। हाँ, दूध और दही तो हमारा जो जीवन का नित्य आहार है उसमें से हमको कैल्शियम मिलता ही है, लेकिन बहुत सारे भोजन में ऐसी चीजें हैं जिसमें भरपूर कैल्शियम जिसमें से मिलता है। जैसे तिल ले लो, काले या सफेद दोनों तिल है, उसमें से आपको कैल्शियम भरपूर मिलेगा। फिर जीरा, जैसे वो हम बघार में डालते हैं जीरा, उसमें से भी आपको कैल्शियम ज्यादा मिलेगा। फिर मीठा नीम, जो करी लीव्स जिसको बोलते हैं, कड़ी पत्ता जो हम बघार में डालते हैं, उसमें भी कैल्शियम ज्यादा मिलता है। तो ये सब चीजें रहती है, उसका हमको भरपूर उपयोग करना चाहिए। कड़ी पत्ते की चटनी बना दीजिए आप, तो वो आपको मदद करेगी। और उसके साथ कोपरा यानी कि नारियल, जो नारियल आता है जिसको जो हम कोई भी पूजा में यूज करते हैं, तो वो नारियल रहता है, वो और कड़ी पत्ता दोनों की मिक्स करके आप चटनी बनाकर हर रोज भोजन में लें। वो आपको बहुत मदद करेगा आपके कैल्शियम के लिए, और साथ में बहुत सारे विटामिन आपको उसमें से मिल जाएंगे। जरूरी जो पोषक द्रव्य है, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और साथ में ऐसे तत्व जो आपको इस परिस्थिति में हील करने के लिए मदद करेंगे। तो बहुत सारी जो हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हमारा मूड चेंज होता है, तो उसमें भी ये मदद रहता है। फिर जैसे सरग वाले लो, सरग की फली आती है जिसको सहजन बोलते हैं हिंदी में, सहजन या मोरिंगा, अभी तो मोरिंगा बहुत चल रहा है।
तो उसकी फली जो रहती है उसमें भी आपको बहुत सारे पोषक द्रव्य मिल जाते हैं और आपको कैल्शियम भरपूर उसमें से मिल जाता है। उसमें आयरन भी बहुत अच्छा रहता है, जो मेनोपॉज़ की कंडीशन में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा रहता हो, तो आपके आयरन की कमी रहने देखने को मिलती है। तो अगर आप सरगवा या सहजन खाएँ तो बहुत ही उसमें लाभदायक रहता है। तो इस तरीके के भोजन में आपको मदद मिलती है। दूसरा एक आपने शायद सुना होगा सोयाबीन जो रहता है उसमें से नेचुरल एस्ट्रोजन आपको मिलता है। लेकिन वो अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि एक रिसर्च बताता है कि सोयाबीन के अंदर आपको जो एस्ट्रोजन प्राप्त होता है वो आपके मेनोपॉज़ के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे रिसर्च इस तरीके से भी बताते हैं कि उसके कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं है। तो उसको हम अभी ना लें, इससे अच्छा हमारे जो ट्रेडिशनल जितने भी हमारे जो परंपरागत जितने भी जिसको बोलते हैं अनाज या दालें रहती है, तो वो अलग-अलग कैसे खाएँ? जैसे हमारे बहुत सी दालों की वैरायटी देखने को मिलती है, तो एक दाल ना खाकर अगर अलग-अलग तरीके से दाल को खाएँ, तो आपको ये अ, बहुत सारे बहुत प्रोटीन के साथ आपके शरीर में पोषक द्रव्य आपको मिलेंगे। एक रागी के बारे में शायद आपने सुना होगा, रागी जो अ, अभी बहुत प्रचलित है, जिसको नाचनी या नागली ऐसा बोलते हैं। तो वो उसमें बहुत सारा आपको कैल्शियम मिलेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, वो बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है बाकी के अनाज के तुलना में, तो उसका भी उपयोग करें। तो अलग-अलग तरीके से अनाज रहते हैं, अलग तरीके से रहती है, इसका उपयोग करें। दूसरा केले का उपयोग एक ज़्यादा करें, दिन में 2 केले हो सके तो लें। आजकल केले ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो केमिकल वाले सॉल्यूशन में डुबा कर आते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाए, तो आप अगर हर रोज़ 2 केले खा रहे हो, तो वो कच्चे केले की लूम लाकर आप घर पे ही उसको पका दें। मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट को यही सलाह देती हूँ कि आप कच्चा केला लाकर उसको धीरे-धीरे से पकाकर खाएँ या कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढ लें कि जो इस तरीके से आपको डायरेक्ट केले सप्लाई कर सके। तो आप केले खाएँ क्योंकि केले में देखने को मिलते हैं बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस मेनली तो बी6 रहता है। तो वो आपके जो मूड हॉर्मोन्स है, मतलब आपका जो मूड अच्छा हो, खराब हो, आपके शरीर में जो उत्साह की स्थिति रहती है, ब्लोटिंग फील होता है, जैसे शरीर फूला-फूला रहता हो, तो उसके लिए भी ये मददरूप रहता है। मेनोपॉज़ की कंडीशन में अ, वज़न बढ़ना बहुत देखने को मिलता है और ज़्यादातर महिला बहुत इनसिक्योर हो जाती है अपने शरीर को लेके क्योंकि उनको लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ और अपने शरीर को प्यार करने की जगह वो बहुत हेट करती है। इसकी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके शरीर और मन पे देखने को मिलती है और अ, क्रैश डाइटिंग करती है। मेनोपॉज़ के कंडीशन जब आपकी 40 एज हो जाए उसके बाद क्रैश डाइटिंग अगर ना करें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्रैश डाइटिंग यानी कि भूखा रहना। हमारे शरीर में जितने पोषक द्रव्य चाहिए वो अगर ठीक से ना जाए और हम शरीर को कम करने के लिए, वज़न को कम करने के लिए अगर हम कुछ करें बिना किसी वैद्य के परामर्श के, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत घातक हो सकती है क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पोषक द्रव्य कम है और वेट कम करने के लिए हम ज़्यादा उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो आपको नुकसान कर सकती है, खासकर आपके हृदय की तकलीफ के लिए और आपकी हड्डियों के लिए। हड्डी कमज़ोर होने लगती है और शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो वेट कम कर सकते हैं आप। आप ठीक तरीके से भोजन लें, आप हर रोज़ जो खा रहे हैं, उसमें ठीक तरीके से मात्रा रखकर जो अ, बाहर के फूड प्रोडक्ट रहते हैं, पैकेट में आते हैं, बाहर की चटनियाँ, केचअप वगैरह जो रहता है, भोजन के थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि बाहर का दही ना लाकर, घर में ही दही जमा कर उसकी छाछ बनाकर पीना, वही दही घर का बनाया हुआ खाना, तो वो आपको मदद करता है।
और आपका घर पर बना हुआ दही आपके पेट में रहे मित्र जीवाणु, जिसके फ्रेंडली गट बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, वो उसको बढ़ावा कर देगा। तो गट बैक्टीरिया अगर बढ़ेंगे तो सेरोटोनिन शरीर में बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पेट के जो जीवाणु है वो हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन रहता है उसे 90% यानी कि 90% वो सेरोटोनिन बनाता है। अब ये सेरोटोनिन क्या है? तो सेरोटोनिन एक हॉर्मोन्स है जो हमारे मूड को अच्छा बनाता है। अगर मूड अच्छा ना हो, कई डिप्रेशन वगैरह जो दर्दी रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, तो उनको साइकेट्रिस्ट ये हॉर्मोन्स की अलग से दवाइयां देते हैं जिससे उसको अच्छा फील हो। तो ये जो सेरोटोनिन है वो हमारा शरीर खुद बनाता है। अगर हम अपने मित्र जीवाणु को ठीक से रखें, उनको वातावरण अच्छा दे, उनका उनको जो खाना चाहिए वो हम अगर दे तो वो बढ़ेंगे, और उसके साथ वो सेरोटोनिन बनाएंगे। तो सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली आपके मूड को एनहेंस करेगा, मतलब बढ़ाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो धीरे 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 कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके से आप भोजन में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, और भोजन के साथ साथ व्यायाम करें। हम व्यायाम को बहुत नजरअंदाज करते हैं वेट कम करने के लिए या शरीर को ठीक करने के लिए। अगर हम हो सके तो योग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी आपके आसपास कोई योग प्रशिक्षक है तो उसके पास जाए, उसके पास जाकर अच्छी तरीके से योग को सीखे। और अगर नहीं हो तो आप एक बार सूर्य नमस्कार उनसे सीख ले और हर रोज सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें। सूर्य नमस्कार क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक पूरा सीरीज है। अब ये क्या करता है, तो अलग अलग तरीके से आसन उसमें रहते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि आगे झुकना, पीछे वाला बैकवर्ड बेंडिंग। तो ये पूरे शरीर में जितने भी हमारे तंत्र है उस पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। साथ में हमारे जो चक्र है, 6 चक्र है, तो 6 चक्र को धीरे 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 उसको ठीक करता है, उस पर प्रभाव डालता है। अगर आप ठीक तरीके से सूर्य नमस्कार सीख ले और करें तो आपका मेंटल बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से रहता है। तो योग करें, ज्यादातर ध्यान करें। अगर आप डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं मेनोपॉज के दरमियान, तो आप शांति से बैठकर ध्यान करने की जगह आप गाइडेड मेडिटेशन करें। अब ये गाइडेड मेडिटेशन क्या है? तो गाइडेड मेडिटेशन यानी कि आप एक जगह पर बैठ जाए और कोई आपको गाइड देता हो और वो उस हिसाब से आपको सूचना देते जाए, वो उसका अनुसरण करते करते आपको मेडिटेशन में चले जाना है। तो इस तरीके से गाइडेड मेडिटेशन रहते हैं। खासकर हमारे ट्रेडिशनल योग निद्रा है वो गाइडेड मेडिटेशन ही है। तो आप योग निद्रा की शुरुआत करें, खासकर सोते समय या जब भी आप रेस्ट की कंडीशन में हो, तो आपके मन को शांत करता है, आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज आप इजीली उसको सहजता से स्वीकार कर ले, तो वो करता है। संयम बढ़ाता है। संयम बढ़ने से आपकी जो खाने की बुरी आदत है वो आपको वो कम होगी, और साथ में आपका गुस्सा धीरे धीरे का, आपका शरीर के प्रति आपका अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ता है। योग निद्रा वैसे देखे तो बहुत सामान्य टेक्निक देखने को मिलती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही दिव्य कह सकते हैं। तो आप योग निद्रा धीरे धीरे करने की शुरुआत करें, और अगर रात्रि के समय निद्रा करेंगे तो आपकी नींद बहुत ही अच्छी आएगी। और जैसे कहते हैं कि बिना स्वप्न की नींद, साउंड स्लीप, जब आप सुबह उठे तो आपको फ्रेश महसूस होगा, काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप योग हैं। योग ना हो पाए तो कोई भी कसरत करे। मेरे वहाँ ऐसे बहुत सारे दर्दी भी आए हैं जो निरंतर योग करते हैं या एक्सरसाइज पहले से करते हैं, उनका मेनोपॉज आया और चला गया। मेरे पास एक बहन जी आई थी
और उनको देख के लगा ही नहीं कि वो मेनोपॉज़ल कंडीशन में है, मतलब उनकी एज उतनी होगी। हिस्ट्री लेने के बाद मुझे पता चला कि उनकी एज 46 है। और फिर उनको बोला कि उनका मासिक, तो वो बोले कि मेरा मासिक चला गया है। तो मैंने बोला उसके वक़्त आपको कोई दिक्कतें वग़ैरह रही थी क्या था? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कब आया कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। कोई मुझे थोड़ा इश्यू नहीं हुआ, सिर्फ़ 1-2 साइकिल में गड़बड़ी हुई, फिर उसके बाद आराम से चला गया। तब मैंने उनको पूछा तो मुझे पता चला कि वो 12 साल से कंटिन्यू जो वर्कआउट है, मतलब कसरत वगैरह, वो 12 साल से करती है, बिना बीच में गैप लिए। मतलब कुछ लोग शुरू करते हैं, फिर 1-2 साल बंद कर देते हैं, फिर करते हैं, ऐसा नहीं, वो 12 साल से कंटिन्यू कर रही थी। और इसका प्रभाव ऐसा आया कि उनके शरीर में जो चेंजेस देखने को मिले, वो ना हो, मेनोपॉज़ के दरमियान जो चेंजेस होते हैं, वो ना देखने को मिले। उनका मन अपने आप ही इतना सहज हो गया था, उनका मन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि थोड़े बहुत चेंजेस आए और फिर चले गए। तो कसरत हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो योग ना कर पाए तो कोई भी कसरत करे, लेकिन नियमित करे, रेगुलरली उसको करते जाए। वो आपको इनकम मिली और साथ में आपके ये प्रॉब्लम जो रहती है मदद, लेकिन आपको में दर्द वगैरह रहता है, घुटने घिस गए हैं, तो अपने आप ना करें, किसी जो भी इसके विशेषज्ञ है उसके परामर्श से करें। क्योंकि अगर हम योग करते हैं या कसरत करते हैं तो ज्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो हमारे घुटने और कमर पे रहता है। तो उसमें दर्द बढ़ना या आगे जाके कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर बीपी की तकलीफ है तो ज्यादा जैसे कार्डियो रहती है, मतलब विगरस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, बहुत झड़प से करने की जो एक्सरसाइज रहती है, वो आपके हृदय के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप विशेषज्ञ के पास जाकर सीखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप करें। फिर क्या करें, हम सन बाथ ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी की गोलियां खानी या कोई भी विटामिन की गोलियां हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, बहुत सारी डेफिशिएंसी देखने को मिले तो तुरंत के लिए अगर हम ले तो ठीक है, लेकिन क्या होता है वो सिंथेसिस, मतलब वो नेचुरली प्राप्त नहीं होता, उसको बनाया जाता है या किसी और में से उसको निकाल कर तैयार किया जाता है। तो वो हमारे शरीर में अगर बार बार जाए तो शरीर को एक आदत हो जाती है। तो विटामिन डी इस तरीके की चीज है कि अगर आप सूर्य प्रकाश में बैठेंगे हर रोज आधा घंटा, तो ऑटोमेटिकली सूर्य के किरण से आपकी चमड़ी पर पड़ेंगे और ऑटोमेटिकली आपका विटामिन डी का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से हर रोज आधा घंटा सूर्य का स्नान करें। हो सके तो शरीर पर थोड़ा सा तेल लगाकर आप सूर्य के प्रकाश में बैठे, खासकर सुबह का जो प्रकाश रहता है, टेंडर जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला, तो वो आप ले, तो उससे आपके शरीर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलती है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, सफेद पानी वगैरह की तकलीफ भी देखने को मिलती है। तो अब क्या करें? आप सीड्स बाथ ले सकते हैं या कटी स्नान, मतलब कोई एक टब ले ले, उसके अंदर नीम पत्ते, एक मुट्ठी भर नीम पत्ते जो रहते हैं, उसको एक पतीली में उबाल कर उसका पानी बना ले, उसको छान के उस टब में डालकर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर आप बैठ सके उतना वार्म वाटर उसको बना ले। फिर उसमें बैठ जाए और उस भाग को साफ कर ले। ये ना हो पाए तो वो जो नीम का पानी, कड़वा नीम जो आता है, उसका पानी अगर आपने बना लिया तो उसको आप सह सके उतना बनाकर फिर उसकी धार करके उस भाग को साफ करते जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का कार्य करेगा। बाजार में जो मिलते हैं ट्यूब वगैरह या गोली वगैरह मिलती है जो आपके इन्फेक्शन को मारने की, तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार वो लगा दें तो फिर जब फिर से होगा तो वो नहीं आपको काम आएगी। उससे ऊपरी वाला आपको, मतलब ये उसका डोज़ या फिर
उसकी ज़्यादा हाई जैसे एंटीबायोटिक रहता है कोई भी, तो एक एंटीबायोटिक आपने ले लिया तो वो फिर उसके बाद उससे हायर जाना पड़ता है, उससे हायर जाना पड़ता है, तो इसमें भी ऐसा होता है वजाइनल इन्फेक्शन में। आप नीम अगर आप यूज़ करें तो आपको ऑटोमैटिकली इसमें फ़ायदा देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा नीम का उपयोग ना करें क्योंकि वो फिर ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जब तक इन्फेक्शन है, जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक करें, फिर उसको बंद कर दें। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मन के लिए आपको बहुत सारी कार्य करने पड़ेंगे। ज़्यादातर आप अकेलापन महसूस करने लगेंगे क्योंकि फैमिली में सब लोग अपना आप कार्य में जुट जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल थिंग्स है मतलब बहुत सारे ऐसे देश वगैरह है जहाँ पर मेनोपॉज़ के बाद स्त्री को उच्च स्थान के लिए सही माना जाता है। कहा जाता है कि जब स्त्री मेनोपॉज़ नहीं होता उससे पहले की स्थिति में वो बहुत इमोशनल होती है। तो वो एक कोई डिसीज़न जल्दी नहीं ले पा रही या बहुत भावना में बह जाती है। लेकिन मेनोपॉज़ के बाद क्या होता है कि स्त्री में जो एस्ट्रोजन वगैरह रहता है, उसका कम होना और टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन्स जो रहता है, उसका बढ़ना। तो आप देखेंगे कि स्त्री के जो बाल आते हैं यहाँ, मूंछ के बाल आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ गहरा हो जाता है और उसकी बॉडी जो रहती है, वो पुरुष के भांति थोड़ी मस्कुलर देखने को मिलती है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है क्योंकि उसके बाद मतलब आपका मेनोपॉज़ आ जाए, उसके बाद आप पुरुष के समकक्ष हो जाते हैं। हमारी प्रकृति ऑटोमेटिकली हमारी जो शास्त्र वगैरह रहता है, वो पहले से ही स्त्री सशक्तिकरण का हमको सिखा कर गए हैं। तो जब मेनोपॉज़ आता है तो स्त्री ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो कोई भी डिसीज़न लेना हो या उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाती है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेडिशन है, परंपरा है कई देश में या कस्बे में कि जहाँ मेनोपॉज़ हो जाने के बाद स्त्री जो होती है उसको मुखिया का पद देते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना हो तो उसको पूछ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ मेनोपॉज़ अगर देखें, अगर प्रकृति के हिसाब से देखें, तो स्त्री के लिए अभिशाप नहीं है। हम उसको अभिशाप मानते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रकृति की एक वरदान है कि अब आपने अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी आपने निभा ली, आपने प्रकृति की ज़िम्मेदारी निभा ली। अब ये टाइम है, ये समय है कि आप अपने लिए जिए। तो अब आप अपने डिसीज़न खुद ले सकती है। आपके जीवन जो आपका परिवार जो रहता है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगता है, तो आप अपने उसमें से अपना टाइम निकाल के अपना ध्यान रखें। तो ये प्रकृति की पूरी योजना ही है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेनोपॉज़ को अगर देखें कि हमारे लिए आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा है क्योंकि कई स्त्री ऐसी होती है कि शादी से पहले बहुत ही उनको कुछ करने का शौक रहता है, लेकिन ज़िम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाती। तो मेनोपॉज़ आने के बाद वो अपने जितने भी शौक है, जैसे कुछ करना चाहती हो, तो उसको बढ़ाए, कुछ ना कुछ अपने लिए शुरू करे, अपने शरीर को प्रेम करना शुरू करे, जैसे भी है, जैसा भी है, जितना आप अपने आप को प्रेम करेंगे, उतना आपका स्वीकार्य भाव ईज़िली बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो परिस्थिति आई है, ये जो प्रकृति की क्रिया है, उसको सहजता से स्वीकार करेंगे और साथ में इस तरीके के भोजन के और जीवन शैली के थोड़े चेंजेस करने हैं, तो वो करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारी औषधियाँ रहती है अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू रहते। मेनोपॉज़ के लिए मैं कोई औषधि नहीं बताऊँगी क्योंकि वो नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन उस समय जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होना, शरीर में बहुत गर्मी-गर्मी रहती है। तो उस वक़्त आप जैसे अभी आप देखेंगे कि केसुडे के फूल आते हैं, जिसको बोलते हैं धाक या टेंसु बोलते हैं, तो उसका शरबत बनाकर आप लें। फिर जो सौंफ रहती है, उसका शरबत भी उसको बहुत मदद रूप रहेगा। तो ये इस तरीके से करें। कुछ ठंडक के लिए पित्त बहुत है और शरीर में बहुत गर्मी है, तो उसकी दवाइयाँ अगर आपको चाहिए, तो आप कोई नज़दीक के आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जाएँ क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से कुछ दवाइयाँ हो,
तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग व्यक्ति के लिए डोज़ेज़ मतलब उसकी मात्रा वगैरह अलग रहती है। तो उसका हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औषधि भी है और घर में भी यूज़ होती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा आना, बहुत सारा ब्लीडिंग आपको हो रहा हो, तो जो शिमड़ा रहता है जिसको श्यामलक जिसको बोलते हैं, उसके फूल अभी देखने को मिलेंगे, लाल-लाल फूल आते हैं। तो उसका आप गुलकंद बना दें, चीनी के साथ मिलाकर या फिर उसका आप जूस बनाकर पिए, तो वो आपके शरीर में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारा पीत यानी कि शरीर गर्म-गर्म रहता हो, तो उसमें मदद रूप रहेगा। अगर ये ना हो पाए, तो हम जासूद सब जानते हैं, जो जपा कुसुम जिसको बोलते हैं जासूद, तो वो जो जासूद होता है, उसका लाल कलर का फूल आता है। तो वो लाल कलर के फूल की पंखुड़ियाँ है, एक फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ देनी है। फिर उसको मिक्सचर में डालकर थोड़ी-सी चीनी डाल दें, थोड़ा-सा नींबू डालकर, थोड़ा-सा नमक डालकर उसका शरबत अच्छा-सा बनाएँ। वो आप पी सकते हैं या फिर उसका पानी बनाकर मतलब उसको पानी में मसल देंगे, तो वो अपने आप पानी में घुल जाएगा और फिर छान कर उस पानी को पी जाए। तो वो धीरे-धीरे जो आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हो, तो उसको ठीक करता है, गर्मी को ठीक करता है। फिर जो दूर्वा आती है, जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं, खासकर जैसे घास जैसी दूर्वा रहती है, उसका भी रस अगर आप पिए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहता है, तो वो उसमें मदद करेगा। तो आप थोड़ा-सा उसको आधा चम्मच जितना उसको निकाल के पूरा रस अगर पूरा रस ना निकले तो थोड़ा-सा पानी मिलाकर 1 चम्मच जितना रस सुबह-शाम ले सकते हैं। तो ये उसमें मदद करेगा। फिर जैसे हड्डियों के बारे में देखने को मिलता है कि उसमें घसारा देखने को मिलता है, घिस जाती है हड्डियाँ। तो आप सरगवा जो रहता है उसके पान का यूज़ कर सकते हैं और मीठे नीम जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हाथ-जोड़ करके एक वनस्पति आती है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकें, तो वो करना है। फिर मन को शांत करने के लिए आप शंख-पुष्पी ले सकते हैं। अच्छी नींद लाने के लिए जटामासी रहती है, उसका यूज़ कर सकते हैं कि जटामासी को रात को भिगोकर सुबह आप ऐसा लगे तो उसका उकाला बनाकर ले सकते हैं या उसका पाउडर मिल जाए तो रात को सोते समय उसको ले लें। दूध का उपयोग ज़्यादा करें, खासकर जिनको नींद नहीं आती है, वो रात के समय सोते समय दूध लें। दूध में अगर हो सके तो पिपरी मूल रहती है, उसको डालकर थोड़ा-सा और थोड़ा-सा मीठा करके दूध को पी जाए। तो ये भी आपके मन को शांत करेगी। ये जो मन पे असर करने वाली औषधियाँ हैं, वो आपके जो मूड हॉर्मोन्स हो गए, आपका जो इरिटेशन होगा, गुस्सा होगा, बार-बार रोना आना, क्योंकि कई स्त्रियाँ वो होती है कि जिनको गुस्सा बहुत आता है और कई ऐसी होती है कि उनको रोना बहुत आता है। जो सेंसिटिव ज़्यादा होगी, उनको रोना बहुत आएगा। तो ये उसको हैंडल करने में मदद करेगी। लेकिन जब तक ये सारे सिम्पटम्स रहते हैं, तब तक ही इस चीज़ का उपयोग करें। फिर धीरे-धीरे इसका बंद कर दें। क्योंकि ये औषधियाँ हैं, तो औषधियों को हम आहार ना बनाएँ और आहार को औषध ना बनाएँ, तो वो बैलेंसिंग रहता जाएगा। तो इस तरीके के आप मेनोपॉज़ पर कार्य कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मेनोपॉज़ के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जी, हाँ नमस्ते। हाँ मैडम। पूछिए। मेरा हाँ, संगीता जी। हाँ मेरा मासिक पूरा महीना जाते रहता है, 1 साल हो गया है। 8 हाँ, रोज हाँ। करीब बंद होता है, फिर चले जाते ही रहता है। अच्छा दिन आपकी आपका कितने समय से मासिक बंद हो गया है? बंद नहीं हुआ है मैडम। अच्छा, जा ही रहा है मेरे को, 1 साल जैसे हो गया, बहुत अधिक जा रहा है। अच्छा एक आपकी महीने में उम्र 8 रोज बस सही रहता है, फिर चले वैसे ही जाते रहते हैं। अच्छा कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 50 साल हो गई है। अच्छा। तो आप एक बात ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ऐसा हो,
तो आप जैसे जैसे औषधियाँ बताई, शतावरी वगैरह है, तो उसका उपयोग करें। और अगर ज़्यादा तकलीफ आपको दिखे तो आपके आस-पास में कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, वैद्य है, तो उनको एक बार दिखा दीजिए। क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो देख लेंगे, आपकी प्रकृति के अनुसार कुछ होगा। नहीं, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा बहुत होता लग रहा है, वो ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, ढीला-ढीला जा रहा है, 8 रोज़ हाँ, 10 हाँ। रोज़ तक ढीला-ढीला जाता है, फिर पानी-पानी जैसे। अच्छा, लगातार जाते रहता है, लटपट 8 रोज़ बंद मतलब रहता है। मासिक ज़्यादा आता है, इस तरीके का होता है? हाँ, अच्छा, मासिक ज़्यादा आता हो तो आप जो मैंने बोला कि आप जो जपा कुसुम रहता है, जासूद जिसको बोलते हैं। जपा कुसुम। हाँ, जिसके गुड़हल फूल फूल गुड़हल रहते हैं ना, हुँ, उसके गुड़हल बोलते हैं। हाँ, 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 हाँ। उसकी पत्तियाँ एक पुष्प ले लें और हुँ, उसको पानी में इस तरीके से मसल देंगे ना, हुँ, तो पानी में आ जाएगा, फिर उसको छान के वो पानी पी जाए। हर रोज़ एक इस तरीके से यूज़ करें, हुँ, तो धीरे-धीरे आपका जितना मासिक ज़्यादा आता हो ना, हुँ, तो वो ठीक कर लेगा। हुँ। और उस समय अगर मासिक ज़्यादा हो, कमज़ोरी ज़्यादा लगे, तो नींबू शरबत दिन में 2 बार अवश्य लें। जी आपका प्रश्न हो गया है तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अंकिता जी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है संदीप जी का। संदीप जी पूछिए। नमस्कार सर, मैं संगीता बोल रही हूँ, मैं पूछूं? हाँ जी। अभी आपका अभी नहीं, आपका नहीं हुआ है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, नमस्ते मैम, मेरी एज 48 है और मेरे को पिछले 2 साल से है ना पीरियड्स, हाँ, मतलब हाँ। मंथ में 2 बार आ जाता है, मतलब 15 डेज से। मैंने रामदेव जी का आयुर्वेदिक दवाई भी लिया, वो लेती हूँ तो ठीक है, लेकिन उससे ना अच्छा। एसिडिटी बहुत होने लग गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हुँ, हुँ। अभी मैं पिछले मतलब हफ्ते भर से होम्योपैथिक लिया है। अच्छा, हाँ तो अच्छा, हाँ, तो बस यही प्रॉब्लम था। और ब्लीडिंग अच्छा। तो मतलब फ्लो ठीक रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, ये सब है। और मूड चेंजेस तो काफी होते हैं ना, गुस्सा आना और चिड़चिड़ा, हाँ, ये प्रॉब्लम है। वो रहता है। हाँ ये तो ले हम शुरू किए हैं उसको, लेकिन साथ में थोड़ा-सा ध्यान वगैरह शुरू करिए। जैसे मैंने आपको बोला कि योग निद्रा ध्यान रहता है, वो जी। करिए, वो हाँ आपके जो मूड चेंजेस है उसको ठीक रहेगा, जी। उसको ठीक रखेगा। और क्या है कि ये फेज़ ऐसा है कि अभी आपका जब तक मेनोपॉज़ नहीं आ जाता, मतलब उसका ब्लीडिंग पूरा स्टॉप नहीं होगा, तब जी तक आपका कहीं-कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि मासिक बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी, या किसी की 2-3 महीने बढ़ जाता है ऐसा। तो आप हाँ एक काम करें, अभी थोड़ा-सा योग और व्यायाम वगैरह साथ में रखें, भोजन जी। अच्छी तरीके से लें। जैसे कि हम ओके रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो हम हमारा ट्रेडिशनल फूड है, वही आपको लेना है, ओके। बराबर। और दिन में 2 केले खाएँ, तो वो आपका मूड चेंजेस रहता है, उसमें बहुत आपको ठीक जी करेगा। जी मैम। तो ये आप भोजन में चेंजेस करते रहें। जी मैम, बस हाँ, वही प्रॉब्लम थी। हर एक्चुअली 15 डेज में आ जाता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम दिखती है। डॉक्टर तो ये बोलता है ऑपरेशन करा। हाँ, हाँ, नहीं, वो अगर आपके कुछ ज़्यादा जैसे बच्चेदानी में फाइब्रोइड वगैरह बहुत जी ज़्यादा हो कुछ जाए, तो वो वैसा। देखना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर निकालने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ वही वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत रहती नहीं है ज़्यादातर। हाँ जी। जी मैम, थैंक यू मैम, मैं करती हूँ ना फिर। धन्यवाद। जिनका प्रश्न होता जाए अपना माइक म्यूट करते जाए। संदीप कुमार जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? आपका हैंड रेज है। लोकेश जी नमस्कार। हाँ, मैं नमस्ते। संदीप नोएडा से बोल रहा हूँ।
और हाँ। क्षमा जी का, डॉक्टर क्षमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत सधी हुई जानकारी इन्होंने दी है और बहुत ही इत्मीनान से इन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं बहुत समझने के लिए। बस छोटा सा मैं इनपुट यहाँ पर ये देना चाहूंगा, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है ना, उस वजह से हर एक घर की अब ये एकल फैमिली हो गई है और हाँ, वो है। न्यूक्लियर फैमिली इस रीजन में ना बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही हैं और वर्किंग महिलाएं भी होती हैं, तो इनकी वजह से उनको अपने ऊपर समय ही नहीं दे पाती हैं। मैं भी जी, जी। पंचतत्व चिकित्सा करता हूँ और इस तो पंचगव्य से चिकित्सा करता हूँ, तो काफी सारे स्त्रियां इस तरह के आती हैं जो इस स्टेज में पहुंचने के बाद एक तो पहले अपनी चीजें समझ नहीं पाती हैं और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ही हुई है कि महिलाओं की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हुई है हाँ, बराबर है। और बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस भी हुई है। अगर आप कोई भी लोग अगर भाई राजीव दीक्षित को अगर सुनना चाहते हैं, अगर सुनेंगे तो वो उनको सारी समस्याओं के उनका समाधान वहां पे मिल जाएगा। और भोजन तो बात तो सही है, क्योंकि आजकल डेट में हम लोग जल्दी के चक्कर में जल्दीबाजी के चक्कर में हमें जो पोषण मिलना चाहिए ना, वो तो जीरो वो बट्टा नहीं सन्नाटा है। मिलता। हाँ, सही में। जीरो बट्टा सन्नाटा, मतलब कोई ध्यान ही नहीं, जरा भी नहीं। एक पैसे का भी बोलूंगा तो मैं ये 100% मानता हूँ। अब इवन यहाँ पे अपने घर की भी मैं बात भूलता हूँ। तो यहाँ पर और लोकेश जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी महिलाएं हैं ग्रुप में, उनको क्षमा जी का अपना पर्सनल नंबर दे दें तो वो इंडिविजुअली बात कर लें तो ज्यादा अच्छा हाँ। रहेगा। तो संदीप क्योंकि जी, प्राइवेसी को मेंटेन करना जरूरी है। मैं इसलिए आप संदीप बाकी जी, आप प्लीज। संदीप जी, ये वैद्य जीतू जी का नंबर मैंने डाल दिया है समूह में। दीदी का आप नंबर मेरे पास भी नहीं है, तो हाँ जी, जिनको मैं भी अपना नंबर नंबर लेना है लिख तो देती हूँ। वैद्य जी को व्हाट्सएप कर दें और वो वहां से डाल उनको देती हूँ पता अपना चल नंबर। जाएगा। ठीक है, मैंने वैद्य जी का नंबर डाल दिया है समूह में। ठीक है। जी धन्यवाद। और भाइयों, समय अभी हो चुका है और अभी कुछ प्रश्न लेंगे हम। एक प्रश्न लेते हैं। यदि दीदी, आपकी अनुमति हो तो हम कितना एक प्रश्न ले लें अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो एक प्रश्न ले लेते हैं हम। फिर सत्र का समय हो रहा है और समापन करेंगे, क्योंकि 9:30 8:30 बजे से आरंभ हुआ है सत्र हमारा। तो शैली जी पूछना चाह रही हैं कुछ। शैली जी पूछिए। और एक भाई, हेलो। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न रह जाए समय के अभाव के कारण तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। या दीदी ने भी अपना नंबर साझा कर दिया है और उनको भी कर सकते हैं, और वैद्य जी का भी नंबर है समूह में, तो उनको भी आप प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको सब समस्या का समाधान मिलेगा। आप मुझे भी कर सकते हैं। तो मैं दीदी और वैद्य जी के अलावा और भी मेरे पास जो वैद्य हैं उनके भी नंबर मैं आपसे साझा कर दूंगा। तो शैली जी पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे को ये पूछना, अभी आपने जटा मानसी के बारे में बताया था, तो मेरे पास जटा मानसी पड़ी है, वो तो काले रंग की और ना कुछ जैसे मतलब मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं है। जैसे तो बाल रहते हैं ना उस तरह। हाँ, हाँ, तो उसका प्रयोग अच्छा, कैसे ओके। करेंगे और कितनी मात्रा में उसको लेंगे? मैं के बाल जैसा होगा इतना सा आप ले लें। और आप ऐसा करें कि दोपहर में उसको पानी में 1 गिलास जितना पानी हो उसमें डालकर रखें। फिर रात को थोड़ी सी हल्की आंच लेकर उसको पका ले, जैसे हम चाय जैसे उबालते हैं उससे। इसको ठंडा के सोने से पहले जो पानी रहता है उसको पी कर। तो आप इस तरह से करें, या फिर है तो का पाउडर बनाकर यूज कर सकते हैं। और जो वो आप दूध के साथ उसको चाट लीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच करके
फिर उस मध के साथ 4 आधा चम्मच है जो हमारी जो आती है ना, इतनी उतनी चम्मच। तो इस तरीके से जटामांसी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। शमा जी का जो ऑडियो है शायद वहीं से बंद है। हाँ, मेरे को अच्छा, ओके। हेलो। जवाब सही से सुनाई नहीं पड़ा उनका, आवाज नहीं आई उनकी। शमा जी का वीडियो ऑडियो दोनों अभी बंद हुआ। हाँ, अभी खाली वीडियो चालू है क्षमा जी हेलो। का। अगर पता अभी आ किसी रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। तो जो मेरे सुनाई पड़ा डॉक्टर शर्मा कि 1 गिलास पानी में कितना क्वांटिटी डालना है इसका दोपहर को जैसे भिगोने के लिए? इतना सा आप इतना सा करें, दोपहर में आप इतना सा थोड़ा सा लेके फिर उसको डाल दे पानी में। फिर रात को जैसे हम चाय बनाते हैं उतना उबाल लाकर उसको ठंडा कर कर फिर सोते समय आपको पीना है। ठीक है, अगर जैसे कहीं बाहर जाना हो हेलो। तो हम उसका पाउडर बना के रख सकते हैं और वही फंकी मार ले जैसे? पाउडर बना ले। हाँ, फाकी नहीं लेनी है उसकी, उसका हो सके तो पाउडर बनाकर उसको मध के साथ चाट ले। आधा शहद चम्मच के? जितना उसको मध के साथ, हाँ शहद के साथ उसको ठीक है। मिलाकर फिर कुछ। और ये प्रयोग कितना टाइम तक करना है? आपकी आवाज फिर चली गई। हेलो। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो ही, जैसे आपको नींद ठीक से ना आए, मूड स्विंग आपको देखने को मिले, आपको इरिटेशन ज्यादा हो, तभी इसका प्रयोग करें। अगर आपको कुछ है नहीं तो आप इसका उपयोग ना करें। अगर ये आप ले 1 महीना जितना और फिर आपको ऐसा लगे कि आपको ठीक होने लगा है तो फिर धीरे धीरे कर कर औषधि का प्रयोग कम कर दे। और इसको जैसे दिन में कितनी बार लेना है? दिन में की आपकी बार आवाज लेना है। कितनी बार? हेलो। दिन में हेलो। एक बार, एक बार ही लेना है। ठीक है, खाने के बाद या पहले या मतलब कुछ टाइम क्या रहे? रात को तो सोते समय अगर आप बनाए तो पानी लेना है उसका। अगर आप वो फाकी लेते हैं तो हो सके तो रात को सोने के समय आप ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके। आवाज आ रही है? लोकेश जी, सत्र आज का अच्छा लगा।
बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत अच्छा, आप मतलब आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छा, लोगों को बहुत ही सारा ज्ञान मिला उससे। धन्यवाद। तो अब सत्र के समापन की ओर चलें। हाँ जी बहन जी। भाइयों, तो जो बहन जी थी वो निकल गई है, तो सत्र की